Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Very good morning. शुभ प्रभात. राधे राधे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आ जाओ. आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल या व्रत. आज हम 2D ज्योमेट्री में व्रत पढ़ने वाले हैं. मजेदार है. व्रत शानदार. सबसे सुंदर डायग्राम अगर कोई होता है तो वो व्रत होता है. बड़ा फैसिनेटिंग है और हमें ही फैसिनेटिंग नहीं लगता. अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो इतिहास में भी सबको बहुत फैसिनेटिंग लगा है. और सर्कल के बहुत उपयोग भी है. बहुत 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 उपयोगी चीज है ये. आप जितने भी जो अगर आप डिजाइन देखते हैं, अगर आप डिजाइनों को देखते हैं तो डिजाइनों में आप गौर करेंगे कि दो प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. पेंटर्स को देखिए. पेंटर जब डिजाइन बनाते हैं तो वो दो चीजों का यूज करते हैं, एक तो सर्कल और एक लाइन. रेखाएं और सर्कल जो इतने बढ़िया से आप देखो, बड़ी बड़ी दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों से वो नाम लिखते हैं. तो इतने बड़े बड़े अक्षर और इतने बड़े बड़े नाम को यूज करने के लिए वो दो ज्योमेट्री का यूज करते हैं, जिसमें से एक होती है रेखा और एक होती है सर्कल. रेखा और सर्कल, वो जो जितना भी वो नाम लिखते हैं या जो भी शेप वो बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे सर्कलों से बने हुए शेप होते हैं. है ना. ये बड़ी कमाल की चीज है और बहुत जबरदस्त चीज है. ये दिखाती है कि कैसे सर्कल और लाइन हमारे सारी जो ड्राइंग्स है उनको डिफाइन करती है, उनको बनाती है. अगर हम किसी भी ड्राइंग में जाएं और जाके देखें तो उस ड्राइंग में हमें ज्यादातर दो चीजें नजर आएंगी, रेखाएं और सर्कल. बहुत सारे सर्कल्स हैं, छोटे बड़े, और बहुत सारी रेखाएं हैं जिससे वो पूरी आकृति बन रही है ना. आपने गूगल का, मैंने एक बार दिखाया भी था आप लोगों को. मैंने देखा था कि जो गूगल का खुद का जो लोगो, जो नाम है गूगल, वो भी सर्कल और लाइन से बना हुआ है ना. याद होगा आप लोगों को, मैंने दिखा था कि जो गूगल का जो खुद का नाम है, जो आज हम देखते हैं गूगल, तो जो गूगल का जो वर्ड है पूरा, वो भी दो चीजों से बना हुआ है, लाइन और सर्कल. अब आप सोचेंगे थोड़ा, जिन लोगों को नहीं देखा उन लोगों को तो शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने देखा हुआ है उन लोगों को पता होगा कि पूरा गूगल का जो जी है, GOOGLE जो है, वो सबके सब सर्कल और लाइनों से बने हुए हैं. सर्कल और रेखाओं से सबको बनाया गया है पूरा गूगल जो वर्ड है. और सर्कल और लाइन जब आप यूज करते हैं तो एज ए कंप्यूटर के हिसाब से भी ये बहुत ईजी होता है. कंप्यूटर को भी ये चीजें समझना, कंप्यूटर को भी ये चीजें बहुत आसानी से समझ आती है. एक तो लाइन और एक सर्कल, ये बहुत आसानी से समझ में आता है. और ये बहुत कम, जितना कंप्यूटर को इजीली समझ में आएगा, कंप्यूटर उतना ही स्टोरेज कम खाएगा. और जितना कम स्टोरेज खाएगा उसकी लोडिंग टाइम उतना ही आसान होगा, जल्दी से आपके मोबाइल पे लोड हो जाएगा. तो आपको अभी जो पिछला, पहले गूगल ने जो अपना लोगो था वो लोगो चेंज किया था कुछ टाइम पहले. लोगो चेंज किया था और पूरे लोगो को लाइन और सर्कल के ऊपर बनाया था, ताकि स्टोरेज कम हो, ताकि आपका मोबाइल चाहे कितना भी धीमा क्यों ना हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना भी धीमा क्यों ना हो, उसमें लोडिंग जल्दी हो जाए फटाफट. और कुछ नए नए सर्च करते ही आपको गूगल का नाम तो जल्दी से दिख जाए. तो गूगल ने उसको लोगो को इतना सिंप्लीफाई किया था. और उसके लिए उसने बेसिक ट्रिक्स यूज की कि सर्कल और रेखाएं हमारे लिए भी समझना आसान है और मशीन के लिए भी समझना आसान है. और मशीन जिसको जितने आसानी से समझती है उतनी कोडिंग कम करनी पड़ती है. जितनी कोडिंग कम करनी पड़ती है उतनी लाइनें कम होती है, स्टोरेज कम होता है. और जितना स्टोरेज कम होता है उतना डेटा कम खाता है. और जितना डेटा कम खाता है उतना जल्दी लोड होता है. तो आपको वेट नहीं करना पड़ता. इसलिए याद होगा आप लोगों को, जब आप गूगल, आप और कुछ सर्च कर रहे हैं, वो खुल रहा है नहीं खुल रहा पता नहीं, लेकिन गूगल वाला पेज हाथों हाथ खुल जाता है. खच, आप गूगल सर्च करते हैं इतने में गूगल का पेज खुल जाता है. बाकी बाद में खुले ना खुले, अब तो एआई का टाइम आ गया, अब तो बहुत कुछ बदल गया. लेकिन अगर पीछे मुड़ के देखो तो गूगल का जो पेज था वो हठात लोड हो जाता था. बाकी पेज चाहे बाद में आते रहे, आप किसी साइट पे जाके खोलते थे वो धीरे 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 खुलती थी. लेकिन गूगल का पेज मिनटों में खुल जाता था, सेकंडों में. है ना.
तो आ जाओ उसी सर्कल के बारे में। अब रेखाओं के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम सर्कलों के बारे में पढ़ेंगे, वर्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्त का आइडिया जो है वो एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है ना। वर्त हर कोई किसी ना किसी बिंदु पथ बना हुआ है, हर चीज कोई ना कोई बिंदु पथ है। तो सरल रेखा, व्रत, एक बिंदु का बिंदु पथ। और हर चीज बिंदु पथ तो होती है, लेकिन किसका बिंदु पथ होती है ये देखना है, किस शर्त का बिंदु पथ है। तो एक बिंदु का बिंदु पथ। अब शुरू होती है कहानी, जिसकी जिसकी किसी अचर बिंदु, किसी अचर बिंदु से दूरी अचर रहती है, ये बिंदु पथ होता है। हाँ, मेरा बेटा था वो। एक्चुअली क्या, अभी हमारे घर में बीमारियां चल रही हैं, बीमारियों का सीजन चल रहा है। अभी बीमारियों का सीजन चल रहा है घर में, सब के सब, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, इवन मैं, हम चारों के चारों ही अभी बीमार चल रहे हैं। जो छोटे वाला बच्चा है उसके आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, कानों में भी भयंकर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या इन्फेक्शन हुआ है, आंखों में कानों में बुखार रहता है। छोटे वाले को ये प्रॉब्लम है, बड़े वाले को भी यही प्रॉब्लम है, उसके कान में दर्द होता है, बुखार होता है। मेरे सिर्फ बुखार तो नहीं हुआ, लेकिन कान में दर्द हो रहा है, मुंह में छाले हो रहे हैं। मेरे ये चल रहा है, मेरी वाइफ के भी यही प्रॉब्लम है, कान की भी प्रॉब्लम हो रही है, बुखार हो रहा है उसको भी। हम चारों ही बीमार पड़े, तो चारों में चल रहा है। लेकिन मेरा बढ़िया ये है कि भाई मेरा काम रुकता नहीं है, मेरा काम हमेशा चलता रहता है ना। ये अच्छी चीज है। बच्चों की पढ़ाई रुकी पड़ी है, वो स्कूल नहीं गए, तो वो मेरे पास ही रहते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा शोर शराबा करते रहते हैं, तो वो यहाँ चक्कर काटता रहता है, इसी के अंदर अंदर ही वो घूमता रहता है। इसलिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख जाता होगा, कभी बड़े वाले का, कभी छोटे वाले का। अच्छा, आपके घर में चल रहा है ना। आ जाओ। तो किसी ऐसे बिंदु का बिंदु पता है, बिंदु को चलना है, कैसे चलना है, बिंदु को एक अचर बिंदु दिया गया होगा, एक फिक्स बिंदु दिया गया होगा, और उससे जो दूरी है वो ना कभी ज्यादा होनी चाहिए ना कभी कम होनी चाहिए, फिक्स दूरी होनी चाहिए। एक अचर बिंदु है, ठीक है। अचर बिंदु का मतलब जो हिले डुले नहीं, बस। स्टैचू, ये स्टैचू है, ये रुका हुआ है, ये अचर बिंदु है। फिर एक दूरी है, अचर दूरी। अचर दूरी मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस, ये दूरी भी कभी नहीं तो बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। अब आ गया बिंदु, अब इसे कहो कि घूमो, है ना। अब इस बिंदु को कहो जीले सिमरन, जिंदगी जी ले, शर्तों के साथ जी ले, जिंदगी जी ले, मतलब शर्तों के साथ जी ले। शर्त क्या है, शर्त क्या है, ये जो अचर बिंदु है इससे ये जो दूरी है ये कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जा सिमरन जा, जी ले, बस अब इसको जीना है, जितना है जहां जा सकता है जाओ। तो सिमरन कहाँ कहाँ जा सकती है, यहाँ पे, ये लो, है ना। शर्तें देखो, मान चीज को शर्तें पथ बना देती है, शर्तें बांध देती है। अब बांध देती है तो मजबूर होकर उसी पथ पे चलना पड़ता है ना। दूरी बढ़ा नहीं सकती, दूरी कम नहीं कर सकती, तो इसी दूरी के अंदर अंदर चलना पड़ेगा। तो क्या बन सकता है, कल्पना करो, बिंदु कहाँ कहाँ जा सकता है ना। सिमरन कहाँ कहाँ जा सकती है, घूमती रहो। तो क्या पथ बनेगा सिमरन का, एक व्रत। तो व्रत यही चीज है, इसी को व्रत कहते हैं। तो एक अचर बिंदु होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, जिसको हम केंद्र कहते हैं। अब इसकी थोड़ी नाम चेंज कर देते हैं, इस अचर बिंदु को हम केंद्र कहा करते हैं, और इस अचर दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं।
है ना। इसे केंद्र कहते हैं और इसको त्रिज्या कहते हैं। और आपको याद होगा कि ये जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप ये दो सावधानियां जरूर रखते हैं कि प्रकार आप जहां रख रहे हैं वहां से प्रकार हिले नहीं, क्योंकि अगर प्रकार हिल गया, जहां पे आपने प्रकार का तीखा पॉइंट रखा वो हिल गया तो फिर सर्कल बनेगा नहीं। तो एक तो आप प्रकार जहां रखते थे सावधानी रखते थे कि प्रकार फिक्स जगह पे रहे, हिले ना। दूसरा ये था कि प्रकार को जितना खोल लिया उतना खोल लिया, फिर प्रकार छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर अगर वो जो दूरी जितना प्रकार को खोला है वो अगर कम ज्यादा हो गया तो भी सर्कल नहीं बनेगा। तो सर्कल बनाते टाइम दो चीजों का ध्यान रखते थे, प्रकार जहां रखा हुआ है वो हिलना नहीं चाहिए, मतलब वो बिंदु स्थिर होना चाहिए। नंबर दो, प्रकार को जितना खोल लिया फिर वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपको सर्कल बनाते टाइम इन दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये दो जरूरी चीजें हैं जिससे सर्कल बनता है। ये बिंदु पथ है ना। फिर आपकी जो पेंसिल होती है वो जिस पथ पे चलती है प्रकार फिक्स रहना चाहिए, उसकी दूरी फिक्स रहनी चाहिए, और फिर घुमाओ, फिर वो पेंसिल जहां जहां चलेगी वो सर्कल बनाएगी। तो क्लियर हो गया ये बात समझ में आ गई ना। ये कहानी समझ में आ गई कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त ये सब बिंदुपत होते हैं, चाहे कोई भी हो, परवलय हो, दिग्वर्त हो, अति परवलय हो, या कोई और आकृति हो। हर आकृति कोई ना कोई शर्तों से बंधी हुई है ना, शर्तों से बंधी हुई है। सब बंधे हुए हैं, शर्तों बिना तो दुनिया चलती कैसे। तो हर चीज कोई ना कोई शर्तों से बंधी हुई है, और शर्तों के बंधने से बिंदुपत बनता है। अब वो क्या शर्तें हैं, अलग अलग शर्तें अलग अलग बिंदुपत बनाएगी। यहाँ व्रत में बिंदुपत क्या है, क्या शर्त है, शर्त यह है कि अचर बिंदु से दूरी को फिक्स रखना है और घूमना है। ठीक है, आ जाओ इससे हम समीकरण की बात कर लेते हैं। व्रत के समीकरण, समीकरण का मतलब है शर्त। तो शर्त है उसको एक्स वाई के रूप में लिख लो, समीकरण बन गया। समीकरण दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के समीकरणों की बात करेंगे। एक करेंगे मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन, और एक व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण, हाँ मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन में क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड में होता है पहले से आप फिक्स कर देते हैं, समीकरण को फिक्स कर देते हैं, तो वो होता है मानक समीकरण। मतलब जैसे पहले सेट कर दिया कि 1 किलोग्राम इतना होगा, है ना, 1 किलोग्राम इतना होगा, 1 मीटर इतना होगा, 1 सेकंड इतना होगा। ये स्टैंडर्डाइज कहलाता है। स्टैंडर्डाइज को ना आपने पहले ही फिक्स कर दिया, आग लगी मर्जी छुड्डी को नहीं, पहले ही फिक्स कर दिया कि भाई वो 1 किलोग्राम हो से। इन्हें बोला स्टैंडर्ड, यानी आपने पहले से ही समीकरण को फिक्स कर दिया। एक होता है व्यापक, मतलब जब भी व्रत होगा ऐसा ही होगा, वो हो गया व्यापक। व्यापक का मतलब जनरल, जनरल का मतलब जब भी व्रत होगा ऐसा होगा, तो वह मान व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण मतलब जब भी व्रत आपको दिखेगा समझ जाओ उसका समीकरण यही होगा। और मानक समीकरण जिसमें हम पहले से सेट करके रखेंगे, पहले से हम तय करके रखेंगे ये केंद्र होगा, ये त्रिज्या होगी, ये समीकरण होगा, तो उसे कहते हैं मानक समीकरण, है ना। आज बात करते हैं, दिखाता हूं मैं। पहले मानक समीकरण पे आ जाते हैं। अगर केंद्र मुझे पहले से ही पता है तो पहले मैं सेटिंग कर रहा हूं, केंद्र एच के, त्रिज्या आर। अगर केंद्र एच के है और त्रिज्या आर है तो फिर यानी पहले से फिटिंग करी जा रही है। समझो फिटिंग का मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब कहते हैं पहले सेट करते हो आप लोग। और गलत नहीं है, हर चीजों को गलत सही में मत चले जाइएगा, जजमेंटल मत हो जाइए। गलत सही नहीं है, दुनिया को चलाने के लिए ये चाहिए। आप अगर 1 किलोग्राम को सेट नहीं करके दोगे तो व्यापार कैसे होगा, कैसे लोग तय करेंगे कि 1 किलो कितना होता है, 1 किलो कितना होता है। तो कई चीजों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। आपका बीपी कितना होना चाहिए, ये पहले से स्टैंडर्ड किया गया है कि भी इतना बीपी होना चाहिए, मतलब आप नॉर्मल है, इतना है आप हाइपर बीपी में, यही तो होता है। तो ये चीजें पहले से स्टैंडर्डाइज करना, यानी इनको स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करना, ये जरूरी है, ताकि आप पता कर सकें कि गलत चल रहा है या सही चल रहा है। 1 किलोग्राम कितना होता है ये आपको पता तो होना चाहिए, और 1 किलोग्राम कितना होता है ये पता होने से पहले 1 किलोग्राम सेट होना चाहिए कि 1 किलोग्राम तय करो कि 1 किलोग्राम है कितना, ताकि लोगों को पता चल सके 1 किलोग्राम इतना होता है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू पहले आपने सेट कर दिया, बुरा नहीं होता है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई और 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम तो नहीं है, ये तो 1 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम क्यों नहीं है, 10 किलोग्राम क्यों नहीं है, तो 10 किलोग्राम अलग बन जाएगा, 5 किलोग्राम अलग बन जाएगा। ये 1 किलोग्राम के लिए बनाया हुआ है, कोई 5 किलोग्राम के लिए बन जाएगा, कोई 10 किलोग्राम के लिए बन जाएगा। तो मानक समीकरण में होता है जिसमें पहले से ही हम चीजें सेट करके रखते हैं कि भाई केंद्र ये रहेगा,
त्रिज्या ये रहेगी तो समीकरण ये रहेगा, है ना। समझो फिटिंग का मतलब। अब यहां देख सकते हो कि फिटिंग हुई पड़ी है एकदम। ये हो गया आपका मानक समीकरण। ठीक है, बना कैसे, बड़े ही आसानी से बना सकते हो इजीली। अगर आपको केंद्र पता है, केंद्र पता है मतलब आपको वो अचर बिंदु पता है जिससे बिंदु की दूरी नापी जाएगी, और त्रिज्या पता है मतलब आपको वो दूरी भी पता है, क्या दूरी कितनी है। अब जो भी बिंदु जहां भी होगा, जहां भी होगा दूरी तो आ रही रहेगी। ठीक है, जैसे वो सुनीता कह रही है कि सिमरन जो है वो खूंटे के बंधी हुई है। सिमरन खूंटे के बंधी हुई है। हाँ तो ठीक है, एक तरह से देखोगे तो सिमरन जो है वो खूंटे के बंधी हुई है, और फिर सिमरन खूंटे के साथ बंध के घूम रही है। और दूरी क्या है, आर के बराबर है। ये रही बीच की दूरी, बराबर कितना, आर। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर आर, यही होगी। एक्स वाई चाहे कहीं भी हो इस सर्कल पे, एक्स वाई कहीं भी हो, हमेशा ये बात सत्य होगी। हमेशा, चाहे एक्स वाई यहां लू, चाहे एक्स वाई ये पॉइंट हो, यानी इस शर्त को वही पॉइंट पूरा करेगा जो सर्कल पे होगा, चाहे दूरी हर बार आर ही आएगी। सही है, तो यानी ये वृत्त के बिंदु द्वारा ही संतुष्ट होगा, वृत्त के बिंदुओं द्वारा ही संतुष्ट होगा। ठीक है, आप यहाँ ना सोचो कि कोई फिजिकल खूंटा है, फिजिकल खूंटे की जरूरत नहीं होती। हमारे पास इतने सारे बंदिशें हैं जिनके, अदृश्य बंदिशें इतनी ज्यादा हैं कि जरूरत ही नहीं है खूंटा, खूंटे की जरूरत नहीं है, गेट बंद करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी पहले से इतने सारे हमारे ऊपर दबाव होते हैं, इतने सारे हमारे पास जिम्मेदारियां होती है, इतने सारे चीजें पहले से ही हमें सेट कर दिया जाता है, इतने सारे हमारे कर्तव्य होते हैं पहले से ही, कितने सारे कर्तव्य। तो वो आप यूं ना देखिए कि खूंटा, फिजिकल खूंटा मतलब वो जो जमीन में गाड़ा हुआ होता है, रस्सी होती है, उसी को कहते हैं। हम सब भी तो बंधे पड़े हैं, हम सब भी तो बंधे पड़े हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि रस्सी से बांधा जाए हमें। हमें हमारे कर्तव्यों से बांध दो, हमें हमारी जिम्मेदारियों से बांध दो। अब किसी को जिम्मेदारियों से बांध दिया, कहाँ है वो खूंटा। आपके माता पिता आपकी जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं, कोई खूंटा थोड़ी है, लेकिन अपने आप में वो खूंटा भी है, अपने आप में रस्सी भी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं। तो जब तक आप सही ढंग से अपनी लाइफ में कहीं तक नहीं पहुंच जाते, आपके माँ बाप इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। यानी ये अदृश्य खूंटा और ये रस्सी आपके साथ, आपके माँ बाप के साथ तब तक रहेगी जब तक आप कहीं सही जगह नहीं पहुंच जाते। और क्या पता कभी खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि कई बार तो ये मामला बहुत दूर तक भी चलता है। तो अदृश्य खूंटे, अदृश्य रस्सियां हमेशा रहती है हमारी जिम्मेदारियों के साथ, जो हमें बांधे ही रखती है। तो ये हो गया हमारे वर्त का समीकरण, मानक समीकरण। अब मानक समीकरण के बाद में चलते हैं, व्यापक समीकरण पे आते हैं। व्यापक समीकरण में कि भाई जब भी व्रत होगा कैसा होगा, जब भी व्रत होगा कैसा होगा। जब भी आप कहेंगे ये व्रत का समीकरण है, तो क्या बता सकते हैं कि ये व्रत का समीकरण है, कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये व्रत का समीकरण है। तो जवाब है हाँ, व्यापक समीकरण। जब भी व्रत का समीकरण होगा वो इस रूप में होगा, एक एक्स स्क्वायर का पद होगा, एक वाई स्क्वायर का पद होगा, दोनों का गुणांक एक एक होगा, प्लस फिर एक एक्स का पद होगा, फिर एक वाई का पद होगा, और फिर एक अचर पद होगा। इस टाइप का समीकरण होगा। जब भी व्रत का समीकरण होगा ऐसा होगा। तो व्यापक हो गया, नहीं हो गया। जब भी व्रत होगा ऐसा होगा, ऐसा होगा तो व्रत होगा। तो यानी यह रूप इक्वल्स टू व्रत, व्रत मतलब ये रूप। तो जब भी व्रत होगा ऐसा होगा, ऐसा होगा मतलब व्रत होगा। तो ये इक्वल है व्रत के। तो जब भी आपको कभी कहीं व्रत दिखे तो समझ जाओ कि उसका समीकरण इस रूप में होगा, और जब भी कोई ऐसा समीकरण दिखे समझ जाओ व्रत होगा। तो व्यापक हो गया, नहीं हो गया। यानी यही व्रत है, यही समीकरण वर्त है, और यही समीकरण वर्त है, वर्त ही समीकरण है। तो ये दोनों एक हो गए ना, व्यापकता आ गई। तो यानी जब भी वर्त का समीकरण होगा उसमें एक एक्स स्क्वायर का पद होगा, एक वाई स्क्वायर का पद होगा, एक एक्स का पद होगा, एक वाई का पद होगा, एक अचर पद होगा। यानी वो ज्यादा से ज्यादा 5 पदों से बना हुआ होगा।
ठीक है। अब वृत्त होगा तो केंद्र भी होगा, वृत्त अगर है तो इसका केंद्र भी होगा। जवाब है हाँ, बिल्कुल होगा। केंद्र कहाँ होगा? केंद्र होगा माइनस का जी और माइनस का एफ। अगर वृत्त है तो त्रिज्या भी होगी, मतलब त्रिज्या भी है। हाँ बिल्कुल है त्रिज्या। भाई समीकरण से फिर सब कुछ निकलेगा ना, क्योंकि वृत्त है तो केंद्र भी है, त्रिज्या भी है। तो कैसे पता चलेगा त्रिज्या कितनी है? तो यूं पता चलेगा कि त्रिज्या कितनी है, और यूं पता चलेगा कि केंद्र कितने। ये है आपका केंद्र, ये है आपका त्रिज्या। तो इस तरीके से आप केंद्र और त्रिज्या नहीं, इस बार हमने केंद्र और त्रिज्या सेट नहीं की है, इस बार हमने सेट नहीं किया। इस बार हमने कहा कि आने दो समीकरण को, आप समीकरण को दे दो हमें, वर्त का समीकरण दे दो, हम केंद्र और त्रिज्या उससे निकालेंगे। इस बार हमने सेटिंग नहीं की, इस बार हमने पहले से ही सेट नहीं किया कि ये केंद्र है ये त्रिज्या है। इस बार हमने कहा कि कोई भी वर्त का समीकरण ले आओ वो ऐसा होगा, और फिर ये इसका केंद्र होगा, ये इसकी त्रिज्या होगी। ये व्यापकता है। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें, वर्त की प्रकृति, ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, है ना, प्रकृति का क्या मतलब? प्रकृति का मतलब है, एक चीज समझिए कि वृत्त के अंदर एक चीज पे गौर करना हम भूल जाते हैं, जो है त्रिज्या। अगर त्रिज्या जीरो हो गई, अगर आर जीरो हो गई, तो वो वृत्त नहीं बन के एक पॉइंट बन जाएगा। अगर आर जीरो हो गया, जो त्रिज्या है आर, अगर वो जीरो हो गई, अगर आर जीरो हो जाती है तो आपको एक बिंदु प्राप्त होगा। अब उसको आप वृत्त कहना चाहें तो कह सकते हैं, आप उसको वृत्त कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सोच के देखो कि क्या वो वृत्त है। जवाब है हाँ है, जवाब है हाँ है। क्यों? क्योंकि बढ़तक आंख्या कौन जावे, एक्चुअली बढ़तक आंख्या कौन जावे। तो एक तरह से देखो तो अब ये जगह वहां आ गई जहां आप फंस से जाते हैं कि भाई क्या जवाब दूं। सही देखो तो बात भी सही है, भाई वृत्त वर्तित तो है, त्रिज्या जीरो है तो वर्तित तो है। तो एक तरह से ये बिंदु वृत्त है ना? ज्यादा वर्ड सही यूज कर दे, बिंदु वृत्त है। एक ऐसा वृत्त जो अपने आप में वृत्त भी है और अपने आप में एक बिंदु भी है, तो बिंदु वृत्त, पॉइंट सर्कल जिसको कहते हैं। अगर त्रिज्या का मान जीरो से बड़ा है तो साक्षात एग्जैक्ट आपको वृत्त मिलेगा। अगर त्रिज्या का मान कुछ भी आ गया, 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, तो एक सर्कल आपको आराम से दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर आर का मान माइनस का आ गया तो, अगर आर का मान माइनस का आ गया तो सोचो, ये आर एक है और ये करते करते ये आर जीरो हो गया यहाँ पे, और फिर आर माइनस ओ कठबड़ सी, ओ कठबड़ सी, ओ कम जैसी, मतलब आर का प्लस तो समझ में आ रहा है, आर की त्रिज्या प्लस तो समझ में आ रही है। ये रहा वृत्त, ये रही त्रिज्या, त्रिज्या बराबर मान लो एक है, ये आधी हो गई, आधी त्रिज्या, ये 1/4 त्रिज्या, ये 1/8 त्रिज्या, और ये 0 त्रिज्या। अब माइनस की त्रिज्या कहाँ जाएगी? मतलब यूं समझो ब्लैक होल आ गयो, है ना, ब्लैक होल ही आ गयो। यहाँ करतो ये ओ जीरो हो गयो, और फिर सेकंड डायमेंशन, मतलब दूसरा डायमेंशन में चला गया, है ना। जी हाँ थे, अगर याद करो शंकु ने, देखो इसे जब ब्लैक होल, है ना, रिलेटिविटी को पढ़ाया जाता है ना, तो आप लोगों को याद होगा रिलेटिविटी को पढ़ाने के लिए आप कॉनिक सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से। अब इस केस में आपको वैसा का वैसा ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये सर्कल है, इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, अगले वाले की रेडियस और कम हो जाएगी, अगले वाले की रेडियस और कम हो जाएगी, अगले वाले की और कम हो जाएगी। धीरे धीरे जो त्रिज्या है वो यहाँ जीरो हो जाएगी, और सर्कल इस तरफ बनना शुरू हो जाएगा। ये माइनस की त्रिज्या बोलेंगे, क्योंकि अगर उसको प्लस की त्रिज्या बोल रहे हैं तो ये माइनस की त्रिज्या होगी, है ना। इससे इससे टाइम को जब समझाते हैं टाइम को कि ये है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट, है ना, ये होता है पास्ट जो जा चुका है, ये होता है आपका फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। तो चलो बाहर निकलते हैं, ये फिर फिजिक्स का मामला हो जाएगा। आर लेस देन जीरो, तो आपका सर्कल ऐसा बनेगा, शायद सर्कल ही बनेगा, लेकिन हमारी कल्पना में काल्पनिक वर्त बनेगा। अब बनेगा भी नहीं बनेगा,
बनेगा भी नहीं बनेगा, भगवान जाने, बस कल्पना है। ठीक है, तो इसका मतलब आर का मान ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? आगे आते हैं, वृत्त का समीकरण जब व्यास के सिरे ज्ञात हो। अगर आपको व्यास के सिरे पता हो, अगर आपको व्यास के सिरे पता हो, ये व्यास वृत्त ले लो, और ये वृत्त के केंद्र से जा रहा है, मतलब व्यास हो गया। अगर हमें व्यास के दोनों सिरे पता हो, इनके निर्देशांक पता हो, मान लो ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये आपके व्यास के दो सिरे पता हैं, तो क्या इनके सहायता से हम समीकरण निकाल सकते हैं वृत्त का? तो जवाब है हाँ, निकाल सकते हैं। और वृत्त का समीकरण हो जाएगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण हो जाएगा। और वैसे भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं सूत्र की सहायता लो, कई बार सूत्र से आसान हो जाता है चीजें, इसलिए सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, केंद्र आ जाएगा। दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, केंद्र आ जाएगा। मध्य बिंदु होगा केंद्र व्यास का, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देने पर केंद्र आ जाएगा। और लंबाई निकालो ए बी, जो कि व्यास है, व्यास का आधा कर दो, त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या आ गई, केंद्र और त्रिज्या आने के बाद में समीकरण आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो। अगला प्राचलिक निर्देशांक। प्राचलिक निर्देशांक का मतलब होता है किसी अन्य के रूप में समीकरण को लिखना, वृत्त के समीकरण को किसी और के रूप में लिखना, किसी तीसरे के रूप में लिखना। अब ये तीसरे को लिखना क्या मतलब है? तीसरो कई बार बड़ो काम को है, मतलब है ना, बिचौलिया की बड़ा महत्व है। बिचौलिया का मतलब ये हुआ है कि भाई जब कोई दो आदमी लड़ेड़ा हुआ है, रूसेड़ा हुआ है, तो बिचौलियो वहां की मदद करे। ओ बिचौलिया ने बोल रहा है, वो बिचौलिया ने बोला है, बिचौलियो भी ने बोल रहा है, तो जो मध्यस्थता करता है उसका तो बड़ा महत्व होता ही है। तो कई बार हमारे समीकरण में भी हम एक मध्यस्थ बिंदु को लेके आते हैं। मध्यस्थ का मतलब जिसमें x भी उसी के रूप में आएगा और y भी उसी के रूप में आएगा, यानी x और y को हम हटा देते हैं, और जो मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि अब जो मध्यस्थता कर रहा है वही सब कुछ तय कर रहा है, तो मध्यस्थता वाले को ही इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। समीकरण को एक रूप में लिख लेते हैं, एक चर के रूप में, दो चरों को हटा के एक चरों में लिख लेते हैं। कैसे होता है ये, आ जाओ समझते हैं इस बात को। मान लो एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या r है, केंद्र मूल बिंदु है। केंद्र r है, केंद्र 0 है, मूल बिंदु है, त्रिज्या r है। अब इसके समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें, इसके किसी भी बिंदु पे जाएं, किसी भी बिंदु पे, इस बिंदु के लिए एक x होगा, एक y होगा, हर बिंदु का होगा x y, और हर बिंदु जो होगा वो एक सर्कल पे यहाँ पे एक कोण भी बनाएगा, तो ये थीटा। और यहां देखें तो x बराबर हो गया r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। r तो कांस्टेंट है क्योंकि r तो त्रिज्या, त्रिज्या कांस्टेंट है, तो सिर्फ थीटा बचा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x और y थीटा के रूप में आ गए, x और y थीटा के रूप में आ गए। अब ना तो x रहा ना y रहा, और x और y की जगह थीटा आ गया। अब बस थीटा का मान बताओ, मैं x y बता दूंगा, है ना। सोचो कितना सुंदर काम हुआ। पहले दो जने, पहले दो मालिका, पहले दो मालिका x और y, x को मान भी बताओ और y को मान भी बताओ, और अब कोई मत बताओ, अब सिर्फ थीटा बता दो, एक्स वाई में मत काट लीजिए थे, तो एक्स वाई बता दो, मैं थीटा निकाल लीजिए। तो हर एक्स वाई यहाँ के देखो, तो हर बिंदु का एक एक्स होगा, एक वाई होगा, बजाय हर बिंदु का एक थीटा होगा, वो ज्यादा ठीक हो नहीं है। हर बिंदु का एक एक्स होगा, एक वाई होगा, इससे बेहतर है कि हर बिंदु का एक थीटा होगा। यार तो बड़ी जोर की चीज है, और तो भयंकर जोर की चीज है, तो कमाल की बात है। बता गौर ही कौन करो कि भाई दो मालिका भी से एक मालिक ऑर्डर ठीक को नहीं है, है ना। दो मालिक से एक मालिक ऑर्डर ठीक को नहीं है, दो मालिक दो भांति भांति का दो काम कराता, एक मालिक होती तो एक ही तो करासी, खून ही पीसी तो एक पीसी, नहीं तो दो पीता, है ना। समझ रहे हो बात में, दो मालिका अब एक ही है, तो एटलीस्ट फर्क तो पड़े। तो यह है प्राचलिक रूप का महत्व। तो प्राचलिक रूप का महत्व होता है कि आपके एक्स वाई से आपको मुक्त करा के किसी एक
जिसे प्राचल कहते हैं, उसके रूप में आपकी समीकरण आ जाती है, जिसको प्राचालिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस बस यही है कि 2 से आप 1 पर आ जाते हैं। बात भी सुंदर है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 3 असमरेखीय बिंदु, ऐसे 3 बिंदु दिए गए हैं जो एक रेखा में नहीं है, तो क्या व्रत का समीकरण निकाला जा सकता है? जवाब है हाँ, निकाला जा सकता है। अगर मुझे 3 बिंदु दे दिए जाए तो मैं व्रत का समीकरण निकाल सकता हूं कि वो 3 बिंदु किस व्रत से गुजरते हैं। लेकिन याद रखिए असमरेखीय होना चाहिए, मतलब एक रेखा में नहीं होने चाहिए। तीनों एक रेखा में ना हो। अगर तीनों एक रेखा में हो गए तो कोई काम के नहीं है। अगर तीनों एक रेखा में हो गए तो कोई काम के नहीं है। सरल व्रत का समीकरण नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो 3 असमरेखीय, नॉन लीनियर, यानी तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आने चाहिए। हाँ, 2 पॉइंट तो एक लाइन में आएंगे, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तीनों एक लाइन में नहीं आने चाहिए। तीनों एक लाइन में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तीनों एक लाइन में नहीं आने चाहिए। तो गौर करो, यहाँ पे तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे, यहाँ पे तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे। ये दो एक लाइन पे आ रहे हैं तो वो अलग जा रहा है। ये दोनों एक लाइन पे आ रहे हैं तो वो अलग जा रहा है। अरे ये दोनों एक लाइन पे आ रहे हैं तो वो अलग जा रहा है। तो कोई भी एक लाइन पे नहीं आ रहा है। तीनों एक रेखा में नहीं आने का मतलब है त्रिभुज बनना। तो त्रिभुज बना रहे हो अगर 3 बिंदु, तो मतलब एक रेखा में नहीं है, क्योंकि एक रेखा में होते तो त्रिभुज नहीं बनता। तो यानी 3 बिंदु अगर त्रिभुज बना रहे हैं मतलब वो एक रेखा में नहीं है। तो 3 बिंदु अगर एक रेखा में नहीं हो तो इनसे आप सर्कल बना सकते हैं। अब एक बढ़िया और जबरदस्त सवाल, क्या 2 बिंदुओं से व्रत बनाया जा सकता है? क्या 2 बिंदुओं से व्रत बनाया जा सकता है? तो जवाब है ठाकुर नहीं। बनाया जा सके, कौन बनाया जा सके? 2 बिंदुओं से व्रत बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? और सबसे शानदार बात, 3 बिंदुओं से ही व्रत बनाया जाता है। ये क्या मतलब है इसका? कि क्यों खींचा व्रत, इसके भाव क्या है? थे सोचो, मैं पानी पी लूं, दिमाग लगाओ, कैसा क्या है? तो सही जवाब है, अरे वाह भाई, शाबाश अनिल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 2 बिंदुओं से व्रत बन जाएगा, लेकिन अनंत व्रत बन जाएंगे, अनंत। 2 बिंदुओं से अनंत व्रत बन जाएंगे। अगर आपको 2 बिंदु दिए जाएं और पूछा जाए कि 2 बिंदु से गुजरने वाला व्रत निकालो, तो आप व्रत नहीं निकालेंगे, पूरी फैमिली निकलेगी। बहुत से व्रत निकलेंगे जो इन 2 बिंदुओं से जाएंगे, बहुत सारे। 2 बिंदुओं से जाने वाले व्रत की संख्या अनंत होगी। अनंत व्रत गुजर सकते हैं इन 2 बिंदुओं से। दिक्कत ये है। तो ये प्रॉब्लम है कि 2 बिंदुओं से अगर हम व्रत बनाते तो बन जाएंगे, लेकिन फिर हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा व्रत। फिर व्रत बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। जैसे मैं पूछूं, क्या इस समीकरण से आप एक्स वाई निकाल सकते हैं? क्या आप इस समीकरण से एक्स वाई निकाल सकते हैं? जवाब है निकाल सकते हैं, नहीं है, बहुत सारे निकाल सकते हैं। निकाल नहीं, आप ये बोलो कि नहीं निकाल सकते, गलत बोल रहे हो। गलत बोल रहे हो अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हम नहीं निकाल सकते, जवाब है निकाल सकते हैं, है ना। ड्रम भर कर निकाल सका, देखो, बैक टू बैक, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1। ये आप सूत्र छोड़ दीजिए, मान रखता जाओ, निकालता जाओ। एक्स का मान रखता जाओ और वाई का मान निकालता जाओ, तो अनंत उत्तर आएंगे। यहाँ पे अनंत उत्तर आएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो 3 बिंदु से हमारा एक व्रत फिक्स हो जाता है। जब 3 बिंदु होते हैं ना तो फिर एक ही व्रत बनता है उस केस पे। अगर बिंदु 3 हुए तो फिर सिर्फ एक ही व्रत बनेगा। जैसे अगर ये देखो, यहाँ अनंत जा रहे हैं, लेकिन जैसे आप तीसरा पॉइंट फिक्स करोगे ना तो एक ही व्रत बचेगा, सारे गायब। मान लो ये बिंदु फिक्स किया, अब ये लो,
बस ये ग्रीन ग्रीन वाला बचेगा, बाकी खत्म। 3 बिंदु डालते ही फिर फिक्सेशन हो जाता है, फिर बस एक ही व्रत बचता है जो 3 से जाता है। इसीलिए 3 का महत्व है। व्रत के केस में 3 का महत्व है, जैसे रेखा के केस में 2 का महत्व है। 2 बिंदु से एक रेखा बनती है, 2 बिंदु से एक रेखा बनती है। एक बिंदु से रेखा नहीं बनती, बनती है, लेकिन अनंत रेखाएं बनती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं बनती है, और 2 बिंदु से खाली एक रेखा। तो यानी एक रेखा को बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए, और अनंत बनानी है तो एक बिंदु ही बहुत है। समझ रहे हो फर्क? बात समझ पा रहे हो कि क्या डिफरेंस है इनमें? तो 3 बिंदु क्यों मांग रहे? क्योंकि एक व्रत, फिक्स व्रत बनाना हो तो आपको 3 बिंदु चाहिए होंगे, ताकि एक फिक्स बिंदु है। अच्छा, दूसरा, कैसा क्यों है 3 बिंदु कैसे पड़ गई? 3 बिंदुओं की दरकार ई खातर पड़ेगी कि हमारे व्रत का समीकरण ये होता है। हमारे व्रत का समीकरण ये होता है नहीं होता? इस व्रत के समीकरण में 3 चीजें हैं जिनका मान चाहिए, जी, एफ, सी। और 3 चीजों का मान निकालने के लिए 3 बिंदु चाहिए। 3 चीजों का मान कितनों से आएगा? 3 बिंदु से। तो जी, एफ, सी का मान निकालने के लिए 3 बिंदु चाहिए। तो 3 बिंदु से 3 समीकरण बन जाएंगे। एक बार तो माना व्रत का समीकरण ये है, एक बार x1 y1 से गुजार दिया, समीकरण नंबर 1। x2 y2 से गुजार दिया, समीकरण नंबर 2। x3 y3 से गुजार दिया, समीकरण नंबर 3। 1 2 3, 3 समीकरण से 3 मान निकलते हैं, 3 मान निकल जाएंगे। बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हैं, व्रत का समीकरण माना, उसे x1 y1 से गुजार दिया, x2 y2 से गुजार दिया, x3 y3 से गुजार दिया, और सॉल्व कर लिया। एक है डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, सीधा रेडीमेड फॉर्मूला भी है, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई वन बराबर 0। इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 बिंदुओं से जाने वाले वर्त का समीकरण इस सारणी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे थोड़ा लंबा पड़ता है ऐसे, जब हम निकालते हैं ना, तो पहले 3 समीकरण बनाओ, फिर इनको सॉल्व करो, फिर जी एफ सी निकालो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जबकि ई में खाली मान रखना हुआ है, खोलना हुआ है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा ईजी है, ई का कंपेरेटिव ईजी है। ठीक है, बढ़े आगे। जमी बात, आ जाओ। केंद्र और त्रिज्या निकालो। अब इसका केंद्र निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो केंद्र त्रिज्या निकालने के लिए आपको जी निकालना होगा, एफ निकालना होगा, सी निकालना होगा। इसके लिए आप जो एक्स का गुणांक है उसकी तुलना करोगे 2g के साथ। 2g बराबर -4, g बराबर हो गया -2। फिर 2f का मान हो गया -8, f बराबर हो गया -4। फिर c का मान जो कि हो गया -45। जी एफ सी सब आ गए। अब केंद्र होता है -g और -f। केंद्र होता है -g और -f। g का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस। f का मान है -+4। ये 2 4 हो गए, ये केंद्र आ गया। फिर त्रिज्या निकाल लो, √g² + f²।
माइनस सी, जी का मान हो गया 2 का 4, एफ का 16, सी का मान माइनस 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 प्लस 65, अंडर रूट 65, 2 4 और 65, अंडर रूट 65, ये आपका आंसर हो गया बी, 2 4 रूट 65। ठीक है, आगे समझे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, केंद्र 1 2 1 4, त्रिज्या 1/12 है, तो वर्त का समीकरण क्या होगा? केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है, वर्त का समीकरण क्या होगा? ठीक है, देखो केंद्र दिया है और त्रिज्या दी है। जब केंद्र और त्रिज्या दिया होता है तो हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं जो हमारा मानक समीकरण है, कि जब आपके पास केंद्र हो तो वर्त का समीकरण होता है x माइनस एच वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। वर्त का मानक समीकरण, जब आपके पास केंद्र और त्रिज्या हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो केंद्र आपके पास है 1/2 1/4, ये h हो गया, ये k हो गया, ये r हो गया। r का मान 1/12, h का मान 1/2, 144, 144 से गुणा करने पर 144 एक्स स्क्वायर, तीन पे काट दो, 36 एक्स स्क्वायर, 36 वाई स्क्वायर, 36 एक्स, 24 वाई और
12 3 15 ये तो 11 आ रहा है, मेरा 15 कैसे आया? अच्छा एक और रह गया वहां पे ना, इधर एक रह गया था, 144 से गुणा करने पर इधर एक रह गया, 45 और ये 44। 4 से काटो, तो 4 से तो काटा है ना मैंने, तो 4 से काटा है मैंने। 36 9 45 44 11, हाँ। अब ठीक है, 4 से इन कौन काटो मैं, इन्हें 4 से काट ना 18 से। 36x माइनस 18y प्लस 11, अब ठीक है, सब परफेक्ट है। हाँ, ये सी आंसर हो गया। डन एकदम, आ गया समझ में कि अगर केंद्र दिया, अगर केंद्र समीकरण दिया हो, केंद्र त्रिज्या निकालनी हो तो ऐसे निकालते हैं, और केंद्र और त्रिज्या दी हो, समीकरण निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। दो सवाल है ना, जब भी दो चीजें दी हो और समीकरण निकालना हो, समीकरण दिया हो वो दोनों निकालने हो, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। ये तो था केंद्र और त्रिज्या थी, समीकरण निकालना था। इससे पिछला सवाल था जिसमें समीकरण दिया था, त्रिज्या निकालनी और केंद्र निकालना था, तो समीकरण से केंद्र और त्रिज्या निकालना, और केंद्र और समीकरण, केंद्र और त्रिज्या से समीकरण निकालना। अब करते हैं वृत्त के कुछ विशिष्ट रूप। वृत्त तो वृत्त ही है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, अलग अलग स्थितियों में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। अलग अलग स्थितियों का मतलब है, कभी हमें कहेगा कि वृत्त जो है वो एक्स एक्स को टच कर रहा है, कभी कहेगा कि एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को टच कर रहा है, कभी कहेगा कि मूल बिंदु से जाता है। तो इस जानकारी का आप फायदा कैसे उठाओगे, वृत्त का समीकरण निकालने में इस एक्स्ट्रा जानकारी का फायदा कैसे उठाओगे, इसी के ऊपर अब हम पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो बात का, हर बात का कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट तो होता ही है। हर चीज हमारे गणित में दी गई प्रत्येक जानकारी कैसे ना कैसे तरीके से हमारी मदद करने के लिए दी जाती है। तो ये जो जानकारी हमें दी जाएगी कि एक वृत्त है वो मूल बिंदु से जाता है, तो उस चीज का फायदा क्या उठाएंगे। एक वृत्त है जो एक्स एक्स को टच करता है, इसका फायदा आप कैसे उठाएंगे, है ना। वाई एक्स को टच करता है, एक्स एक्स वाई एक्स दोनों को टच करता है, वाई एक्स को काटता है, एक्स एक्स को काटता है। तो ये जो जानकारियां हैं, इन जानकारियों का फायदा कैसे लिया जाएगा, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सारी जानकारियों का आनंद लेते हैं। पहली जानकारी, अगर मान लीजिए आपका वृत्त है वो मूल बिंदु से जाता है, तो इसका क्या फायदा मिलेगा आपको। आपका वृत्त मूल बिंदु से जाता है, तो इस बात का आपको क्या फायदा मिलेगा। इस बात का क्या फायदा है, अगर आपका वृत्त मूल बिंदु से जाता है तो इस बात का क्या फायदा है। मतलब फायदा यह है कि अगर हमारा व्रत मूल बिंदु से जाता है तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों, इसलिए कि अगर हमारा व्रत मूल बिंदु से जाता है तो उसका जो भी केंद्र का निर्देशांक होगा, ये केंद्र का निर्देशांक हो गया एच के, और एच के का मतलब ये दूरी एच, निर्देशांक का मतलब यही होता है कि ये दूरी एच और ये दूरी के, ये दूरी एच के है तो ये आपकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी, ये 0 0 है, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यानी सिर्फ केंद्र से आप, वैसे तो केंद्र और त्रिज्या दोनों चाहिए, वैसे तो केंद्र और त्रिज्या दोनों चाहिए वृत्त का समीकरण निकालने के लिए, लेकिन अगर अब इस केस में अगर आपको त्रिज्या ना भी दे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु से जाता है तो केंद्र को मूल बिंदु से मिलाएंगे तो त्रिज्या बन जाएगी, केंद्र को मूल बिंदु से बनाए मिलाएंगे तो त्रिज्या बन जाएगी, तो त्रिज्या आपके पास आ गई। तो त्रिज्या देने की जरूरत नहीं, बिना त्रिज्या के भी काम चल जाएगा। यानी अब आपके वृत्त का समीकरण ऐसा हो जाएगा, ये आपके वृत्त का समीकरण होता है।
x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, आर स्क्वायर, जिसमें आपको त्रिज्या पता लग गई। ब्रैकेट्स को खोल दो, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। तो ये लो, जो व्रत का समीकरण होगा वो ऐसा होगा। अगर व्रत मूल बिंदु से जाता है तो सिर्फ एच और के का मान रख दो, व्रत का समीकरण तैयार। तो कहने का मतलब है हर जानकारी का फायदा होता है, हर जानकारी का कोई ना कोई फायदा होता है। ये व्रत का समीकरण हो जाएगा, बस एच और के का मान रखो, व्रत का समीकरण आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैथ्स में यही इंपॉर्टेंट होता है, हर इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई शर्त होती है। इन्फॉर्मेशन मतलब शर्त है, शर्त है मतलब कोई ना कोई समीकरण है। तो हर चीज कहीं ना कहीं एक समीकरण बन जाती है। जैसे यहाँ पे क्या था, मूल बिंदु से आता है, तो मूल बिंदु से जाता है तो ये समीकरण बन गई। अब इस समीकरण ने हमें मदद कर दी। तो गणित में यही होता है, हर बात जो लिखी होती है, हर जो शर्त लिखी होती है, वो शर्त समीकरण बन जाती है। शर्त समीकरण बन जाती है, समीकरण बनते ही एक समीकरण एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो भी हमारा मदद करती है। अब जब वृत्त एक्स एक्स को स्पर्श करता हो, इस केस में आप क्या फायदा उठाएंगे इस बात का? इस बात का फायदा कैसे उठाएंगे? जब आपका वृत्त एक्स एक्स को स्पर्श करता हो, इस बात का फायदा आप कैसे उठाएंगे? सोचो सोचो सोचो, कि इसका फायदा आप कैसे उठाएंगे? वर्थ एक्स यानी वाई को टच करता है, ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक्स को स्पर्श करता है, इस बात का फायदा क्या होगा आपको? अगर आपका वृत्त एक्स एक्स को स्पर्श करता है, तो इसके जो भी केंद्र होगा, समझो, इसका जो भी केंद्र होगा, केंद्र का निर्देशांक नपता तो यहीं से है ना, ये हुआ आपका एच, ये हुआ आपका के। अब गौर करो, आर बराबर के, आर बराबर के, त्रिज्या आर बराबर के, त्रिज्या वाई निर्देशांक के बराबर हो जाएगी, आर बराबर के हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये केंद्र है, ये परिधि है, ये त्रिज्या हो गई, और ये वाई निर्देशांक भी हो गया केंद्र का, तो आर बराबर के हो गया। तो इस केस में आपका आर बराबर के हो गया, यानी आपके समीकरण में इस बार आप आर की जगह के रख देंगे। ये लो, तो इस केस में आपको ये फायदा हुआ कि आर बराबर के हो गया, यानी त्रिज्या की फिर जरूरत नहीं पड़ी, त्रिज्या की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका के जो है वो आपकी त्रिज्या का काम कर देगा। आपका के, बात समझ में आ रही है कि? बात समझ में आ रही है जो आप अभी बोल रहे हैं? क्या कहते हो? क्या कहते हो, समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब अगर वृत्त वाई एक्स को स्पर्श करता है तो, अगर वृत्त वाई एक्स को स्पर्श करता है तो अगर वृत्त वाई एक्स को स्पर्श करता है तो, अगर वाई को स्पर्श करेगा, इसका जो भी केंद्र होगा, इसका एच त्रिज्या के बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होगी, ये होगी, और त्रिज्या बराबर किसके हो जाएगी, एच के। तो इस केस में आर बराबर हो जाएगा एच। तो इसमें फिर आर नहीं निकालना पड़ा, फिर आर नहीं निकालना पड़ा,
एच आर के बराबर आ गया, यानी आपका जो केंद्र का एक्स निर्देशांक है वो आपकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो आपको त्रिज्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, केंद्र से ही वृत्त का समीकरण आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या, केंद्र और त्रिज्या तो चाहिए, और केंद्र से त्रिज्या बन जाए तो फिर त्रिज्या की जरूरत ही नहीं है, खाली केंद्र ही बहुत है अपने आप में, है ना। बात थे समझ पा रहे हो कि माल एक सार की बात जो मैं बता हम थाने बोल रहा हूँ बार बार, हर इंफॉर्मेशन, हर जानकारी, गणित के अंदर मिलने वाला हर एक जानकारी आपके लिए एक तरह की एक शर्त है ना। जैसे हम गिनती गिनते हैं तो हम गिनती 3 जो गिनते हैं, 3 का मतलब ये नहीं कि ये वाले 3, 3 का मतलब है ये वाले 3 दे दो या ये वाले 3 दे दो। गणित में अलग अलग तरीके से आपको 3 चीजें दी जाती है। अब जैसे वर्क में हम कहते हैं 2 चीजें दे दो, केंद्र दे दो, त्रिज्या दे दो। अब यहाँ पे त्रिज्या नहीं दे रहा ना, त्रिज्या के बदले कुछ और दे रहा है, वो काम त्रिज्या का ही कर रहा है। त्रिज्या कुछ और दे रहा है, त्रिज्या नहीं दे रहा है। यहाँ गौर करो कि आपको त्रिज्या दी नहीं दी, लेकिन ये चीज आगे जाके कनेक्ट होगी त्रिज्या से। तो गणित में यही खेल चलता है, यही चीज चलता है, ये त्रिज्या है नहीं है। आप मानते नहीं मानते कि ये जो बात लिखी हुई है ये बात त्रिज्या है, ये बात त्रिज्या है नहीं है, त्रिज्या है को नहीं है। बात समझो, गणित का मायने चीजा नाम बदल बदल कर आता है। गणित में चीजा नाम बदल, यह त्रिज्या है को नहीं, पहले तो आप सोचो, त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या लिखी तो को नहीं। तो गणित में वही तो खेल है, गणित को सारो खेल वही है कि चीजा ने घुमा घुमा कर लियावे। आई परेशानी है, हम भूल जाओ कि आप भी त्रिज्या है ना। वही तो गणित को खेल हुआ है, और गणित के अंदर गेम है कि चीज को सेम चीजा का नाम बदल बदल कर आवा है, सेम चीज है, नाम बदल बदल के आते हैं। जैसे एक गणितज्ञ थे, तो उन्होंने एक बहुत शानदार बात की थी गणित के लिए। गणित पॉल इरोडोस थे, उन्होंने कहा था कि गणित की खास बात है, गणित में सेम चीजों के बहुत सारे नाम है, चीज एक है, नाम बहुत सारे। जैसे इस केस को देख लो, ये त्रिज्या है, इससे पहले ये भी त्रिज्या थी, इससे पहले ये भी त्रिज्या थी। गौर करो, आप सब में त्रिज्या ही काट दिया, अभी तक जो पढ़ रहे हैं आप सब में त्रिज्या ही काट दिया। ये त्रिज्या का अलग अलग नाम है, त्रिज्या का अलग अलग नाम है, त्रिज्या अलग अलग तरीके से समझाई है बस। और इसी में लोग फंस जाते हैं, इसी में हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है त्रिज्या तो त्रिज्या ही है, मतलब वो त्रिज्या लिखे उसने भी त्रिज्या बोला है, बाकी और त्रिज्या त्रिज्या को नहीं हुए। हाँ, अवतार जय के वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मैथ्स जो है वो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, बिल्कुल है। अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहन कर आवे, टाबर बोई है, बच्चों बोई है, लेकिन बस ड्रेस अलग अलग है। तब इन पहचान कौन पाओगे, तो वो तो आप ही है। चलो, और मैंने टाइम हो रहा है, चलो एक लास्ट कर लिया, फिर आज क्लास को यहीं विराम करते हैं। जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो तो क्या होगा? जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, मतलब एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को स्पर्श करता हो तो क्या होगा? दोनों को स्पर्श करता हो तो क्या होगा? कमाल होगा। ये कमाल होगा कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और केंद्र हो जाएगा आर आर, सब कुछ आर आर आर, है ना। राजमौली जो मूवी बनाई थी वो इसी को देख के बनाई। राजा मौली जो मूवी बनाई आर आर आर, बाई पर देखकर बनाई आर आर आर, सब कुछ आर आर आर, एक्स निर्देशांक आर, वाई निर्देशांक आर, त्रिज्या आर, सब कुछ आर, है ना। वो ट्रिपल आर को ही मतलब वो एस राजा मौली की जो मूवी थी आर आर आर, उसमें आर 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 का मतलब यही था कि जब एक वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो उस समय तीनों चीजें आर 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 हो जाती है। तो एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर, और आर स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा, है ना। ट्रिपल आर थी ना, वो ट्रिपल आर मूवी थी ना राजा मौली की, आर आर आर, तो वो आर 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 इसी से इंस्पायर थी, हमारे वाले सर्कल से, जैसे हमारे सर्कल में होता है ना, उसी से इंस्पायर थी। तो शायद उन्होंने बताना, शायद वो बताना भूल गए होंगे कि भाई मैंने ये प्रेरणा कहाँ से लिया, किसी ने पूछा नहीं होगा भाई ये ट्रिपल आर की प्रेरणा आपको कहाँ से आई। हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी अच्छी थी, बढ़िया थी, एक्टिंग शानदार थी। ठीक है, चलो मिलते